नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% रिजर्वेशन देने के केंद्र सरकार के कानून को आधार बनाते हुए गुजरात सरकार ने 14 जनवरी 2019 से इसकी व्यवस्था को लागू कर दिया है। गुजरात इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस व्यवस्था का फायदा अब तक आरक्षण व्यवस्था से वंचित गुजरात के सामान्य वर्ग के लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा, जो कुल आबादी का वहां करीब 28% है। हम समझेंगे इसको लागू करने को जिस तरीके से गुजरात ने कदम उठाया है, इसका फायदा और जमीन पर इसे लागू करने में क्या दिक्कत और उसका असर होगा। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ हैं पीके मल्होत्रा, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय, भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शुभमा भट्टाचार्य हैं, सलाहकार संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड से। शुभमा, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से विष्णु पंड्या, अध्यक्ष हैं गुजरात साहित्य अकादमी से। विष्णु पंड्या साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तो मैं मल्होत्रा साहब से करना चाहूँगा। ये जो गुजरात ने लागू कर दिया और जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया था, इसे आप कैसे देखते हैं? और जो 10% का दायरा सामान्य वर्ग के उसमें कहा जा रहा है, ग्राउंड पर और जो तमाम इसमें इफ एंड बट्स और अभी भी सवाल लोग इसमें खड़े कर रहे हैं कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, उसे आप कैसे देखते हैं? कविंद्र जी, ये एक बहुत समय से पेंडिंग डिमांड थी कि जिस तरह शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज के लिए संविधान में रिजर्वेशन का प्रोविजन है, उसी तरह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी संविधान में रिजर्वेशन का प्रोविजन होना चाहिए। इसके लिए पहले प्रयास भी किए गए और कुछ एक सरकारों ने इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी निकाले गए, लेकिन अदालतों ने उसको ये कह के खारिज कर दिया क्योंकि इकोनॉमिक आधार पर हमारा संविधान रिजर्वेशन परमिट नहीं करता है, इसलिए ये रिजर्वेशन संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। मैं समझता हूँ ये सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जिस स्पीड से इसको लागू किया गया, मैं समझता हूँ वो भी प्रशंसनीय है। अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें तो जिस तरह ये कानून पास किया गया कि एक दिन कैबिनेट ने डिसीजन लिया, दूसरे दिन लोकसभा ने बिल पास कर दिया, तीसरे दिन राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके तुरंत बाद उसको प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई और एक राज्य सरकार ने आज उसको लागू भी कर दिया, ये डेफिनेटली एक प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन इसको लागू करने के बाद में जो अब प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने, जिसके लिए हमें, मैं समझता हूँ, बहुत सारे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, वो ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। जिस तरह का क्राइटेरिया पब्लिक डोमेन में आया जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जी, उससे लगभग मैं समझता हूं कि जो क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन्होंने दिया, लगभग देश की 95% पॉपुलेशन जो उसमें कवर हो जाती है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आती है। अगर आप 8 लाख इनकम का क्राइटेरिया रखते हैं, 100 स्क्वायर फीट के फ्लैट का क्राइटेरिया रखते हैं, 200 गज के प्लॉट का क्राइटेरिया रखते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में 5 एकड़ की बात करते हैं, तो लगभग मैं समझता हूँ 95% पॉपुलेशन उसमें कवर हो जाती है। उनके लिए जब आप 10% का प्रावधान कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन की समझता हूँ एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट इशू आएगा, जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है म्युनिसिपल एरिया में, तो कवर नहीं होगा। अब ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आप बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए बॉम्बे में और मोर पर्टिकुलरली साउथ बॉम्बे में किसी के पास 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, लेकिन उसकी इनकम, वो रिटायर्ड आदमी है या कोई उसका रेगुलर साधन इनकम का नहीं है और उसकी इनकम 8 लाख से कम है, वो आदमी कवर हो जाएगा, जबकि उसके फ्लैट की वैल्यू 30 या 35 करोड़ रुपया है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाएगा, मैं समझता हूँ ये समस्याओं का अभी भी समाधान सामने आना है। लेकिन जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रश्न है। दूसरा इशू जो इसमें आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि अभी तक जितनी भी कोर्ट रूलिंग आई हैं, उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जा सकता। ये जो 10% एडिशनल आरक्षण किया गया, ये 50 के अलावा है। हालांकि इसमें कास्ट कंसिडरेशन नहीं है, इकोनॉमिक बेसिस है। ये दोबारा से इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। उस चुनौती में ये कहा गया है कि ये संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जिसे केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ले डाउन किया है, ये उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा डिटेल में एक बार। एक से पहले जो आपने कहा कि इम्प्लीमेंट करने में जो दिक्कतें हैं, विष्णु पंड्या साहब हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विष्णु पंड्या जी, क्योंकि गुजरात पहला राज्य बन गया है इसे लागू करने वाला,
अब सवाल ये कि गुजरात में जब इसे लागू किया गया है तो जो इसे लागू करने में दिक्कतें या सवाल खड़े हो रहे हैं उसे कैसे गुजरात देखता है, और गुजरात के अंदर इसका असर किस तरह के लोगों को और कितनी बड़ी आबादी को इसका फायदा? इसकी एक अपनी भूमिका भी है, पूर्व भूमिका है यहाँ गुजरात में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ 2 बार आरक्षण के खिलाफ और समर्थन में आंदोलन हुए, 1981 में, 1985 में। और वो उसके पहले 2 आयोग यहाँ नियुक्त किए गए थे, एक तो वो बख्शी पंच था और दूसरा राणे पंच था। दोनों ने अलग अलग ढंग से अपने ढंग से कहा था। उनमें से एक सदस्य ने तो वहां तक बताया था कि हम जिस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं उससे जातिवाद बढ़ेगा। ठीक सबसे पहला जो कालेलकर तपास मंच राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, जिन्होंने 2399 बैकवर्ड कास्ट का किया था, वो वर्गीकृत किया था, उन्होंने भी बाद में कहा कि इससे हमें तो ये लगता है कि हमने इससे जातिवाद को प्रोत्साहन दिया। गुजरात में जातिवाद और विभिन्न जातियां हैं, करीब करीब 700 से अधिक जातियां छोटी और बड़ी है। उसके आधार पर उसमें ओबीसी को शामिल किया गया, और ओबीसी को जब शामिल किया गया तो 85 में यहाँ आंतरिक विद्रोह हो गया, और इस विद्रोह के कारण गुजरात की प्रगति 5 साल पीछे हट गई थी। अब वो उन दिनों में तो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो काम की थियरी थी, क्षत्रिय, खेडूत, किसान, मजदूर। लेकिन सर जो आर्थिक आधार पर लागू किया गया है, इसके चलते जो आप कहते हैं कि जातिवाद बढ़ा और एक बड़ा खाई के तौर पर सामने आई चीजें, वो यहाँ पर अलग दिखेंगी और इसका फायदा असल पर उन लोगों को मिलेगा जो कि जरूरतमंद हैं, जिनकी असल में जिनको जरूरत थी। लेकिन लागू करने को लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस, क्योंकि सबसे अहम सवाल है लागू कैसे करेंगे? एक बार तो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल। अब ये पॉलिटिकल विल प्रस्तुत हो गई है। हमारे यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री ने 14 जनवरी को ही यहाँ मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है, उत्तरायण का। उसी दिन उन्होंने घोषित कर दिया कि भाई हम तत्पर है। अब तो घोषित तो हो गया, लेकिन उसके बाद का जो सवाल है वो छोटा नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन छोटा नहीं है इसका मतलब है असंभव नहीं है। गुजरात में करीब करीब इतने इनके एक्सपर्ट, निष्णात भी है, विद्वान भी है, उनकी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, और मैं मानता हूं, और मॉनिटरिंग कमेटी के साथ उसके आधार पर यहाँ का जो सर्वेक्षण होगा, पहले तो सर्वेक्षण करना पड़ेगा कि कितने लोग इसमें आते हैं, और ये करीब करीब 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ज्यादा से ज्यादा वो चलेगा। लेकिन गुजरात के बारे में एक विशेषता ये है कि वो जब निर्णय लेता है कोई भी किसी भी प्रकार का, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी करता है। विष्णु साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, आधार पर ये होगा। जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। रामकृपाल जी, जो बात बलूता साहब कह रहे थे और जो विष्णु जी भी कह रहे हैं कि एक कमेटी है इस तरीके की, इसका गुजरात की अगर मैं देखूं, क्योंकि 74-75 में वहाँ पर जब आंदोलन हुए और आरक्षण को लेकर बहसें शुरू हुई, और जाकर अब आर्थिक तौर पर जिसकी मांग लंबे अरसे से होती रही वो लागू हुई है, लेकिन असल जो वहाँ पर एक बड़ा दायरा है उस समाज का, उस हिस्सा है जो कि इससे प्रभावित होगा। और सरकार ने कहा कि एग्ज़ाम्स भी रिशेड्यूल किए हैं जिनके प्रक्रिया पूरी नहीं हुई या शुरू नहीं हुई थी। किस तरीके से इसे देखते हैं गुजरात के खास तौर पर अगर हम सिनेरियो को देखें तो? देखिए, अभी पांड्या जी ने एक बात कही, अगर आप इसको देखें, ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक, मैं इसको आर्थिक पैमाने पर ही नहीं देखता। देखिए, पेट से ऊपर नाक होती है, एक सोशल एम्पावरमेंट होता है। एक जो अभी तक था कि एक परिधि थी, उसके भीतर आरक्षण, एक आबादी का एक हिस्सा आरक्षण के लाभ था, जो उससे बचा हुआ है, उसको लगता था कि उसका भी हक है, उसे मिल नहीं रहा है। अब जब आपने ये लागू कर दिया, जिसमें न धर्म है, न जाति है, कुछ भी नहीं है, शुद्ध रूप से जो वंचित है, शोषित, मतलब जो इस तरह से है, जो गरीब है, जो क्राइटेरिया जो भी बन रहा है रही सरकार, उसमें आता है, तो इसका देखिए सबसे बड़ा क्या होगा कि वो बची हुई आबादी जो उस परिधि के बाहर पेरीफेरी पर खड़ी हुई थी, चाहे जितनी बची हो, जैसा अभी आपने, मेरे मित्र ने कहा कि करीब करीब 95% जो शेष आबादी, उसका 95% हिस्सा इससे कवर हो रहा है। सच्चाई यह है कि हम भी जानते हैं कि कितनी नौकरियां हैं
जो आरक्षण अभी था उसमें कितनों को लाभ मिला है ये आप भी सच्चाई जानते हैं, और कितनों को मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि हमें भी हक है। एक चीज़ होगा, एक पैरिटी आती है, एक सोशल एम्पावरमेंट होता है। आप आज जान लीजिए भारतीय समाज में बहुत लोग सिर्फ इसलिए नहीं हैं वोटर बनते हैं कि उनके पेट उनको नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ इसलिए है कि नाक। ये सोशल एम्पावरमेंट, हमको भी ये हक मिल गया जो हम इससे वंचित थे, और हम किसी का छीन करके नहीं पा रहे हैं। यानी जो उस परिधि के अंदर में है उसके हक को छीने बिना हमें कुछ मिला है। तो मैं समझता हूँ कि एक जो अभी आपने कहा जब पिछड़ों का वो आयोग और वो सब ओबीसी का बन रहा था तो कितना बड़ा अनरेस्ट हुआ था। अब यह है कि आपको मिल रहा है, हम भी उसके हकदार हैं, हमें मिले न मिले। कितनी नौकरियां हैं आप भी जानते हो, प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ें चली गई हैं, कितनी सरकारी नौकरियां ऊपर से बस वाला। लेकिन इसमें एक समाज में एक बड़ा भारी जाता है, एक समानता होती है कि सबको हक है। अब आप अगर कल्पना कर लें कि जो पहले से मिला था और जो 95% आबादी अब इसके अंदर आ जाएगी, उसके बाद बचेगा क्या? जो एक बहुत छोटा सा जिसको मैं कहूँ कि ओवरऑल समाज की जो क्रीमी लेयर है उसको ज़रूरत भी नहीं है, ना उसके लिए हाय तौबा मचाने वाला है। जो बहुत बड़ा आबादी का तबका है वो कहीं ना कहीं से वो अभी उसकी नाक में एक बात हो गई कि हम भी इसके हकदार हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमेशा इस तरह देखना चाहिए। रही दूसरी बात जो आप इम्प्लीमेंटेशन की कह रहे थे, देखिए जीएसटी लागू हुआ, कोई भी एक, मैं इसको कहता हूँ एक सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये। इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ होंगी। अभी डीबीटी कब शुरू हुआ? राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा लोग खा जाते हैं। कितने दिन लग गए? 71 में इंदिरा गांधी ने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे आम आदमी के लिए, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने किया आकर के। तो कोई भी कानून जो बनता है, एक देखिए एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसमें बहुत सारी कमियां समय के साथ सुधार, समय के साथ इसमें इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम जो आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं कोई उठा सका, ये उठाया गया है। इट्स ए वेरी वेरी, मैं इसको एक बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक आंदोलन मानता हूँ। ये जो हुआ है बहुत बड़ा है, पॉजिटिव है, राहें निकलेंगी अपने आप, एक शुरुआत हुई है। क्योंकि जो पैमाना सेंटर ने एक मोटी तौर पर गाइडलाइन दी है, हालांकि राज्यों पर छोड़ा गया है कि उसमें बदलाव करने की बात है। आर्थिक तौर पर कई लोग ये कह रहे हैं कि वो जो नियम या शर्तें हैं उसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जिसमें कि विरोधाभास दिखता है। आर्थिक नज़रिए पर अगर उन्हें परखा जाए तो कैसे आप देखती हैं? और जो रामगोपाल जी का कि वक्त के साथ उसमें बदलाव ज़रूर होते हैं। बदलाव ज़रूर होते हैं, लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा तबके को रिजर्वेशन के अंदर लाने का मतलब भी है रिजर्वेशन काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो जाता है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि ये रिजर्वेशन के चलते बहुत कम्युनिटीज़ में जो गरीब थे लेकिन उनको कास्ट की वजह से उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उनके मन में एक जो टेंशन था, उस टेंशन की वजह से बहुत सारी राजनीतिक अस्थिरता पिछले कई सालों में हुआ है। लेकिन और इसलिए लेकिन अभी जो नया कदम उठाया गया, इससे करीब एडिशनली करीब 51 ऑलमोस्ट करीब 52 मिलियन हाउस होल्ड्स इसमें आ जाएंगे एडिशनल, जिसके ज़्यादातर आएंगे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल से इनफैक्ट सबसे ज़्यादा आएंगे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये हम इसलिए ये हम डेटा निकालते हैं कि ये डेटा हम देखते हैं ना, इंडियन हाउस होल्ड सर्वे जो किया गया था NCAR के साथ के अंडर में 2 साल पहले नेशनल इनकम सर्वे टाइप का किया गया था, क्योंकि हमारा इनकम सर्वे, फैमिली इनकम सर्वे अच्छा नहीं है, और इसमें ये वाला डेटा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फैमिली को देखना है कि किसके पास किस तरह का इनकम लेवल है। 8 लाख वाला जो इनकम है, तो 52 मिलियन फैमिलीज़ एडिशनली जब रिजर्वेशन के लिए क्लैमर करेंगे और 10% का वो जो एडिशनल स्लॉट जो बना है, तो उसमें काफ़ी हद तक एक जैसे कहते हैं न्यू प्रेशर पॉइंट्स ज़रूर क्रिएट होगा। और वो प्रेशर पॉइंट्स किस तरह से सुलझेंगे, वो अपने आप में नए गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। चैलेंज इसलिए आएगा क्योंकि अभी अब 50% जो है वो तो अलग रहेगा, ये जो 10% नया निकलेगा, इस 10% के अंदर उसको एकोमोडेट करना है। तो अगर वो किस तरीके से एकोमोडेशन में आएंगे, अल्टीमेटली बात वही रह जाती है कि रिजर्वेशन का ठीक है, एक तरह से आपने कह दिया कि चलो आप भी इसमें आ जाओ, लेकिन कुल मिलाकर जो मेन सवाल है कि आर्थिक प्रगति
के साथ सामाजिक प्रगति यानी कि स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन चीज़ों पे ध्यान देने का जो ज़रूरत है वो तभी भी रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो जो 40% है वो तो उल्टा उसमें लोग क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हम compete नहीं कर पा रहे हैं और सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग एडिक्वेटली नहीं है। तो कुल मिलाकर बात वही आ जाती है कि एजुकेशन, स्किल, इन सब की जो ज़रूरत है और इसकी जो वीकनेस है, जो बहुत सालों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में एक हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को नकार के रखा है, उस चीज़ का तरफ ध्यान देने का अभी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं एज ऑफ टुमारो, ज़रूरत आ गया है कि चलो हम रिजर्वेशन का, मैं इसका सिर्फ यही देखता हूँ कि चलो इतने बड़े रिजर्वेशन के तबके को एक तरफ से एक इंसेंटिव दिया गया, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा मार्केट, ये इकोनॉमी में फ़र्क आएगा उनके लाइफ में तब जब जो हम जिसकी बात हम बहुत बारी यहाँ इस फोरम पर आलोचना कर चुके हैं, एजुकेशन और स्किलिंग के ऊपर एज ऑफ यस्टरडे का तरीके से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे चलेंगे। सरकार जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार होंगे रिजर्वेशन डिक्लेयर करने के लिए, उसी फुर्ती से, उसी एंथुजियाज्म से अगर वो स्किलिंग और एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने की अगर कोशिश करें तो वो बहुत बड़ा चेंज आएगा। रामकुमार जी, वाकई जो बात शुभमा करें बहुत अहम है कि एक तरीके से एक हेल्पिंग हैंड या फिर एक आपको कुशन ज़रूर मिल रहा है, लेकिन उसके साथ स्टेट को जो दूसरे फैक्टर हैं जब तक उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक इसका असल फ़ायदा जो मकसद है वो पूरा होता नज़र नहीं आएगा, बाकी रिजर्वेशन की तरह रहेगा। ये तो सही बात है, लेकिन आप इसको ही छोड़ दीजिए, जो अब तक रिजर्वेशन मिल रहा था जिस तबके को भी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, अगर ईमानदारी से आप देखें, मैं गांव का रहने वाला हूँ और मैं जानता हूँ, मैं जिस तरह की आबादी से, हमारे यहाँ दलित आबादी भी है, ये प्रॉब्लम उनके लिए भी उसी तरह की है। ऐसा नहीं कि कोई नई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसके देखिए हो क्या रहा है, अब आप यूँ समझिए कि मेजर जितने बड़ी आज की तारीख में बिना कोई कानून बनाए सिविल एविएशन आपका प्राइवेट सेक्टर में चला गया है, करीब करीब, कहने के लिए आप कुछ करिए, टेलीकम्युनिकेशन चला गया। आप उठा के देखें तो आधी मिनिस्ट्री जो सेंटर की जो कभी हमारे यहाँ पर करस्पॉन्डेंट कवर करता था, आज उसमें कुछ भी सरकारी की मतलब क्या है, सिविल एविएशन मतलब एयर इंडिया रह गया है आपके पास, वो भी घाटे में, वो भी आप बेचने को तैयार हैं। टेलीकम्युनिकेशन चला गया, ऐसे ही सरफेस ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट। तो आप ये देखिए ना कि जो भी चीज़ें थी वो प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी चली जा रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो दलित हो, जब तक इनके लिए रोजगार के बेहतर और चीज़ें नहीं उपलब्ध होंगी और उनको जैसे सही है उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग, स्किल लेबर, जब तक आप उनको नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज़ें कहीं नहीं हो सकती अभी तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे जो समाज में जो तबका बैकवर्ड में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में हो, और या जो इस तरह के धनिक पिछड़े हों, आप उसको कह सकते हैं सामान्य पिछड़े, मैं धनिक नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, सामान्य पिछड़े कह सकते हैं, सामान्य पिछड़े, इन सब की हैसियत में कोई बहुत फर्क नहीं आया। क्योंकि अगर इकोनॉमिकली जो बंदा परिधि से बाहर है उसकी वही है, तो आप तय जान लीजिए कोई भी स्किल, उसको कोई अच्छी एजुकेशन नहीं मिली हुई है। तो ये बार बार हम लोग ये कहते हैं कि नौकरी में आरक्षण देने के बजाय अगर हमारे यहाँ ये हुआ होता कि आप सरकारी जिम्मेदारी ले कि एक बेहतर एजुकेशन एक सर्टेन लेवल तक उसको, जो भी जिस लायक है, उसकी आर्थिक हालत चाहे जैसी हो, वो जिम्मा सरकार ले, उसको इतनी सुविधा दे कि वो अच्छी तरह से पढ़ लिख ले, देन कम्पीट करे। तो वो देखिए वो चीज़ें एक बहुत बड़ा दायरा दूसरा होता है। मैं सिंपल इस बात को ये कह रहा था कि अभी समाज में मंडल कमीशन के बाद से जिस तरह के ये बैमनस यहाँ पैदा हुआ है गांव-गांव में तमाम लोगों पे, एक साइकोलॉजिकल एक आ गया कि भैया हमको भी हक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको एक बेहतर, और आपका छीने भी ना हक है, अगर ये कहीं से निकाल करके SC ST और OBC से दिया गया होता तो एक दूसरे ढंग का संघर्ष होता, छीने बिना दिया गया है। तो गांधी जी का जो आदर्श था, गांधी जी हमेशा एक बात कहते थे कि जहाँ दुर्भिक्ष होता है वहाँ सांस्कृतिक विकास नहीं होता। वो उन्होंने नहीं कहा था कोई जाति या पाति, जो भी गरीब है, अंतिम व्यक्ति चाहे किसी भी तरह का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, अंतिम व्यक्ति वो अगर कहीं से भी उसको ज़रूरत है तो उसकी मदद करनी चाहिए। सरकार का यही काम होता है। ये और एक और बात मैं कह दूं, जो ये बात उठ रही थी, जैसे लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, उसमें जो चीज़ें आई थी, 42nd अमेंडमेंट जो इमरजेंसी में 44th बिल और बाद में 42nd अमेंडमेंट हुआ, बहुत साफ साफ है, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार आपका वो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। कोर्ट हमेशा एक बात कहती है कि कोई भी जो लोग एक मतलब सोशल जो सरकार है जिस पर सामाजिक उत्तरदायित्व है, लोक कल्याणकारी सरकार, उसका हमेशा ये होता है कि समाज के हित में कोई भी फैसला आप ले सकते हैं, बशर्ते कि फेडरल स्ट्रक्चर, हमारी जीने का हक, जो दो चीजें हैं, संघीय व्यवस्था जो हमारी, ये तीन चीजें हैं। कहीं भी संपत्ति का अधिकार आर्थिक ये नहीं, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर आएगा। और पहली बार सरकार ने जो भी किया है वो संविधान संशोधन करके कर रहे हैं। इसके पहले संविधान संशोधन नहीं हुए थे, जो जाते थे उस पर होता था। कोर्ट अलग क्या करती है वो अलग देखा जाएगा, बिल्कुल उस पर भी आएंगे। लेकिन विष्णु पांडे सर, बहुत संक्षेप में, क्योंकि गुजरात में आरक्षणों को लेकर लगातार मांग होती रही है अलग अलग जाति या समाज की ओर से, इस कदम के साथ आप क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये थमेगा, इसका शोर कम हो जाएगा? कि अभी पाटीदार आंदोलन हुआ हमारे यहाँ, बच्चों ने किया, लेकिन उनका मुख्य रूप क्या था ये देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये लोग लड़कों और लड़कियों को शिक्षा के स्तर पर जो रिजर्वेशन के कारण अन्याय होता दिखाई देता था, ये सबसे बड़ा उद्रेक था। नौकरियां तो बाद की बात हुई, लेकिन ये पूरी शिक्षा व्यवस्था में जब ऐसा होता है, और मैं मानकर चलता हूं कि ये दलित और अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए जो आरक्षण है उसमें भी यही प्रश्न है। नीचे के तबके के लोग अभी तक विकसित नहीं हुए, उनको शिक्षा भी प्राप्त नहीं होती है। छोटे छोटे गांवों में से वो बच्चे उठकर चले जाते हैं 8 या 9 कक्षा में, उसमें सवर्ण भी होते हैं, लेकिन ये इन लोग ये ज्यादा होते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न तो ये शिक्षा का है। एक बार शिक्षा प्राप्त हो तो वो सरकारी नौकरियों के लिए वो नहीं रहेगा इसका ध्यान, वो प्राइवेट में भी चला जाएगा। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि पूरे गुजरात में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दलित है, अनुसूचित जाति है और सवर्ण भी, वो अलग अलग ढंग से अपना उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग में शामिल होते जा रहे हैं और वहां से वो नौकरियां प्राप्त कर, वो उनकी वेतनता, आर्थिकता प्राप्त करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे दृष्टि से संविधान के संशोधन की बात जब आती है तो संविधान ये पवित्र गाय है ऐसा मानकर हमें नहीं चलना चाहिए। उनमें भी सुधार, वास्तविक परिस्थिति जब हो तब उसके आधार पर करना चाहिए। वैसे भी आप देखिए कितने सुधार हुए इस संविधान में, आज तक कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। तो ये तो सचमुच में सामाजिक क्रांति के लिए है। अभी एक बार सामाजिक क्रांति का पहला कदम आता है तो आने वाले दिनों में हम आरक्षण के बारे में भी कुछ और भी गहरी सोच करेंगे और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लोग सोचेंगे कि हमें तो साम्य चाहिए। जी गांधी जी ने जो कहा था, दीनदयाल जी ने कहा था, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, तो ये एकात्म मानववाद वाली बात आई इसमें। चलिए समय वक्त खत्म हो रहा है। एक आखिरी कमेंट मनोता सर, जो चैलेंजेस की बात हो रही थी संवैधानिक तौर पर या कोर्ट की अलग बातें हैं, इम्प्लीमेंट करने और जो लक्ष्य सरकार का है वो असल तक उस 10% गरीब तबके को मिलेगा, उसके बीच में क्या बड़ा चैलेंज है जहां पर सरकारों को फोकस करना होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सरकार ने जो कदम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्वेशन देके जो उठाया है वो प्रशंसनीय है। ये डिमांड बहुत समय से पेंडिंग थी और उसका बेनिफिट उनको जाएगा। ये कहना कि पॉपुलेशन बहुत कवर्ड है और सिर्फ 10% आरक्षण दिया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ अपने आप में कोई मान्य तर्क नहीं है। अगर हम SC, ST और OBC की भी बात करें, उनका भी अगर हम आरक्षण देखें तो उनकी टोटल पॉपुलेशन जो है हमारे देश में 70% है, लेकिन उनके लिए भी आरक्षण 70% नहीं है। लेकिन उनका जो, जैसे रामगोपाल जी ने भी कहा, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ एम्पावरमेंट। हम उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आज एम्पावर कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन का, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि संविधान प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे चैलेंज हुआ, और जैसा कि इन्होंने कहा, मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि हमारा संविधान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो एक साधारण कानून नहीं है। और समय समय पर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से देती है कि जो संविधान के प्रिएम्बल के अंदर हमारा गोल दिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, उसको कैसे पूरा किया जाता है। मैं समझता हूँ ये एक उस डायरेक्शन में स्टेप है
और सुप्रीम कोर्ट भी अगर इसका इंटरप्रिटेशन देगी तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी उन्होंने पहले ले डाउन की है उसके उन्होंने फिक्स पैरामीटर ले डाउन नहीं किए, कुछ इलस्ट्रेशंस दी हैं, वो इलस्ट्रेशंस में कुछ और इलस्ट्रेशंस आ सकती हैं, कुछ और इलस्ट्रेशंस निकल सकती हैं। उनको देखते हुए मैं समझता हूं कि एक संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफियर नहीं करेगी और ये जो सरकार ने कदम उठाया है इससे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा। शुभम, एक आखिरी कमेंट आपका, आर्थिक तौर पर ये एक बड़ा बदलाव होगा उन 10% लोगों के लिए या फिर सामाजिक तौर पर? आपने जो कहा कि इससे चलते होपफुली रिजर्वेशन के ऊपर जो स्टेट्स में जो एक तनाव एक के बाद एक स्टेट्स में नई डिमांड आती थी, अगर वो कम हो जाए तो दैट शुड गिव द स्टेट्स एक बहुत बड़ा स्पेस दूसरे अर्थनैतिक रिफॉर्म्स जो काफी कंटेस्टेड हो रहे थे इसके चलते उसमें दिशा आए तो ये एक बहुत बड़ा वेलकम चेंज आएगा। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि जो आर्थिक आरक्षण का कानून है जिसे गुजरात ने लागू कर दिया है इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ज़मीन पर उतारने में से दिक्कत क्या आएगी और भविष्य में इसका असर कहाँ पर और क्या पड़ सकता है। आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय सुझाव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।